Hello friends, welcome to ProTalent and we are talking about information technology guidelines for intermediary and digital media ethics code rules 2021. दोस्तों इस पर्टिकुलर मॉड्यूल में we are discussing about two important aspects. One, we will discuss about what is so crucial, we can say, about WhatsApp's new privacy policy. Okay, whether they have started or not, and if they have started, what is the current status? If you don't accept, what will happen? ठीक है, and we will also talk about what is this, you can say, changes happening with respect to this WhatsApp. Okay, क्योंकि WhatsApp ने ये रूल्स के खिलाफ एक मुहिम चालू करी है दिल्ली हाई कोर्ट में. ओके, तो वो हम देखेंगे एंड वी विल टॉक अबाउट दिस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स 2021. सवाल ये हम करने की कोशिश करेंगे दैट आर सोशल मीडिया साइट्स अबव द लॉ 26 मई 2021. फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, इंस्टा, यूट्यूब, ये सभी सोशल मीडिया साइट्स थी. ठीक है, उसके बारे में लोगों के मन में सवाल था कि ये बंद हो जाएंगे कि नहीं. पर देखिए दोस्तों, बंद तो नहीं होने वाले थे, है ना. बट यस, वी हैव टू अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है इस रूल्स के, और उस रूल्स में किस तरीके की एम्बिग्यूटी है. ठीक है, हम देखते हैं एक एक करके. सबसे पहले हम मुद्दा उठाते हैं व्हाट्सएप का. ये सुनो दोस्तों, व्हाट्सएप ने, ठीक है, इंडिया में जो उसके 45 करोड़ यूजर्स है, ठीक है, उसके लिए नए रूल्स की डेडलाइन लगाई थी 15 मई 2021 और उन्होंने काम चालू कर दिया. ये सुनो दोस्तों, शुरुआत में दे वर डिलेइंग दिस एंटायर प्रोसेस क्योंकि पूरे इंडिया में इसके बारे में हल्ला हो रहा था. People started to leave WhatsApp and they started to go to Signal, Telegram, उधर लोग जाने लगे. ये सुनो, ठीक है, उन्होंने अपना ये जो न्यू टर्म्स एंड कंडीशंस थी उसका जो इम्प्लीमेंटेशन था वो डिले करके दे यू कैन से रीच टू दिस 15th of May और अब ये पहुंच चुके भैया 15th May आ चुका, खत्म हो चुका और ये लोग रूल लगा दिए. ये सुनो, ठीक है दोस्तों, अभी तक बात ऐसी थी कि व्हाट्सएप और आपके मेरे जैसे कंज्यूमर के बीच में, दैट इज यूजर्स के बीच में ये बात थी. पर अब ये बात ऐसी है कि अब यूजर तो है ही, व्हाट्सएप कंपनी तो है ही, ठीक है, अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इसके अंदर आ गई है क्योंकि इसके ऊपर केस चल रहा है. ये सुनो, ठीक है, चलिए ग्रेट. अब देखते हैं ये नई जो कंडीशंस है उसका मतलब क्या. ठीक है भैया, 15 मई से ये लागू पड़ गई. अगर आपने अभी तक ये न्यू कंडीशंस एक्सेप्ट नहीं करी है, ये सुनो, तो आपका जब व्हाट्सएप का ऐप ओपन करोगे, ठीक है, तो कंपनी दैट इज व्हाट्सएप आपको एक स्क्रीन पे नोटिस डालती रहेगी कि भैया आपको यू से ये जो नई पॉलिसी अग्री करनी है कि नहीं करनी है. ठीक है, आप यू से डिसाइड कर सकते हो कि आपकी मर्जी, आप उसको एग्री कर सकते हो या डिसएग्री कर सकते हो. हाउएवर, जो व्हाट्सएप पे मैसेज आता है आई नॉट टू अग्री करके एक मैसेज 10 ग्रुप में भेज दो तो ऑटोमेटिकली व्हाट्सएप वाले को ये पता चल जाएगा. ऐसा कुछ होगा नहीं भाई, हाँ, ये समझ लेना. हाउएवर, अगर आप व्हाट्सएप की टर्म्स एंड कंडीशन अगर एक्सेप्ट नहीं करोगे, ऑब्वियसली ना, दो ऑप्शन है, या तो एक्सेप्ट करो या तो नहीं एक्सेप्ट करो. ठीक है, अगर आप एक्सेप्ट नहीं करोगे तो क्या होगा. अभी तक तो कुछ नहीं है, ये सब अभी तक तो कुछ भी नहीं है. बट देर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो आगे आपको अलग अलग फीचर्स आपको देना बंद कर सके. ये सुनो, क्या क्या फीचर्स बंद कर सकते हैं. वीडियो कॉलिंग, वॉइस कॉलिंग, शायद उसके बारे में वो आपको दिक्कत कर सके. स्टेटस अपडेट नहीं करने दे, आपको ब्रॉडकास्ट लिस्ट नहीं बनाने दे, ग्रुप चैट में आपको मैसेज नहीं करने दे, वॉइस मैसेज, स्टिकर, मीडिया व्हाट्सएप, ये सब आपका बंद हो सकता है. ये सुनो, अब ये लंबा समय है, पता नहीं है. ठीक है, वेदर विल यू कैन से व्हाट्सएप डू दिस और नॉट. ओके, व्हाट्सएप ये करे कि नहीं करे पता नहीं है. ठीक है, अच्छा, अगर हम इनकी बातें एक्सेप्ट कर ले तो उसका क्या मतलब है. ठीक है दोस्तों, अगर आपके व्हाट्सएप पे इन्होंने, व्हाट्सएप वालों ने नई नई कंडीशंस अगर आपको प्रॉम्प्ट नहीं कर रही है, उसका यह मतलब है कि भैया आपने उनकी कंडीशंस एक्सेप्ट कर ली है.
यस और नो, ठीक है। अच्छा, अगर आप एक्सेप्ट कर लियो तो आप नॉर्मल वे में उसको यूज कर सकते हो, ठीक है। तो सवाल ये पैदा होता है कि पोस्ट एक्सेप्टेंस ऑल योर डेटा, ध्यान से समझना, ऑल योर डेटा विल गो टू फेसबुक और नॉट, दैट्स अ बिग क्वेश्चन, ठीक है। द आंसर टू दैट इज नो। यस और नो। आप अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेंबर के साथ जिस तरीके के मैसेजेस करते थे वो एंड टू एंड एनक्रिप्टेड रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस और नो। तो जो नए रूल्स है, न्यू रूल्स है, दे आर एप्लीकेबल टू व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट, ठीक है। किसके साथ कनेक्टेड है दोस्तों ये इश्यू? व्हाट्सएप का बिजनेस अकाउंट, ठीक है। ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जो आपको पता होना चाहिए। अब आप पूछेंगे कि सर ये व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट क्या है, ठीक है। दोस्तों, आपके मेरे जो डिस्कशन की बातें हैं व्हाट्सएप के ऊपर वो तो एनक्रिप्टेड रहेगी, उसमें कोई तरीके का व्हाट्सएप का कुछ गणित नहीं होगा। पर अगर मानो हम बिजनेस अकाउंट खोलते हैं, दो तरीके के बिजनेस अकाउंट होते हैं, एक रेगुलर बिजनेस अकाउंट है और एक स्पेशल बिजनेस अकाउंट है, ठीक है। एक रेगुलर बिजनेस अकाउंट है और एक स्पेशल बिजनेस अकाउंट है, ठीक है। स्पेशल बिजनेस अकाउंट में आप फेसबुक की क्लाउड सर्विसेज यूज करते हैं, ठीक है। दोस्तों, ज्यादातर लोग यू कैन से, मतलब जो भी बिजनेस में काम करते हैं, ठीक है, छोटे छोटे बिजनेसमैन, ठीक है, वो अपने रेगुलर व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट यूज करते हैं। मतलब उन सभी रेगुलर बिजनेस अकाउंट में पर्सनल व्हाट्सएप के जैसे सभी फीचर होते हैं, प्लस उसके अलावा थोड़ी बहुत फीचर्स होती है। यस और नो, ठीक है। अब ऐसे फीचर्स, ऐसे बिजनेस अकाउंट, ठीक है, जो यू कैन से रेगुलर बिजनेस अकाउंट है, अगर वो बंदा अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ जो बातें करेंगे, ठीक है, वो एनक्रिप्टेड होगी। आप और मैं भी उसी तरीके से इस व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट के साथ बातें करेंगे तो वो भी एंड टू एंड एनक्रिप्टेड होगी। यस और नो। परंतु जब स्पेशल बिजनेस अकाउंट है वो अपना डेटा फेसबुक की क्लाउड सर्विस में रखेगा। यस और नो, ठीक है। अभी ऐसे अकाउंट पे, ठीक है, प्राइवेसी पॉलिसी का मुद्दा है। यस और नो, ठीक है। अभी ये जो क्लाउड सर्विसेज के ऊपर जो डेटा है, उस डेटा को फेसबुक यूज कर सकता है और फेसबुक उसको यूज करके टारगेटेड सर्विसेज या टारगेटेड एडवर्टीजमेंट जरूर करेगा। यस और नो, दिस इज द आइडिया। ओके, सो दोस्तों, अगर मानो, ठीक है, हम से जो व्हाट्सएप के मतलब आप और मैं एक नॉर्मल व्हाट्सएप यूज करते हैं और हमने किसी व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट के साथ हमने काम करना चालू करा, सो हमारा डेटा व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट पे चला गया। यस और नो, हमने उनके साथ जो बातें करी वो बातें फेसबुक के पास पहुंचेगी और फेसबुक टारगेटेड एडवर्टीजमेंट में काम करेगा। डू यू अंडरस्टैंड दिस? वापस मैं रिपीट करता हूं, क्या हुआ? जो भी डेटा आप व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट के साथ डील करोगे, ठीक है, स्पेशल बिजनेस अकाउंट के साथ, ये जनरली कौन करेगा? बिग बिजनेसेस, ठीक है, बड़ी बड़ी कंपनियां। ओके, अगर आप उनके साथ जो भी एक्टिविटी करोगे, ठीक है, जो भी एक्टिविटी करोगे वो एक्टिविटी का डेटा क्लाउड सर्विस पे जाएगा और क्लाउड सर्विस का डेटा फेसबुक के पास पहुंचेगा। फेसबुक उसको टारगेटेड एडवर्टीजमेंट की पर्पस के लिए यूज करेगा। यस और नो, दिस इज द इश्यू। व्हाट्सएप की ये जो न्यू कंडीशंस है उसके लिए बहुत सारी पीआईएल दाखिल करी गई, ठीक है, और इसके ऊपर अभी दिल्ली हाई कोर्ट में केस चल रहा है, ठीक है। गवर्नमेंट का, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का ये दावा है कि व्हाट्सएप की जो नई प्राइवेसी पॉलिसी है वो हमारे जो आईटी रूल्स है उसको तोड़ रही है, उसको वायलेट करती है, ठीक है। और इसलिए ये जो दिल्ली हाई कोर्ट है उसने सेंट्रल गवर्नमेंट, फेसबुक और व्हाट्सएप के पास से एक इनसे आंसर मांगा है, ठीक है। ऑब्वियसली मार्क ज़करबर्ग ने अभी तक तो कोई आंसर दिया नहीं है, पर व्हाट्सएप का ये ऐसा मानना है कि हमने कोई भी रूल तोड़े नहीं है। यस और नो, इस नई कंडीशन के मुताबिक व्हाट्सएप का जो पर्सनल यूज है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। दिस अपडेट इज ओनली एंड ओनली फॉर बिजनेस अकाउंट, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट बोलती है कि चलो ये बात मानते हैं आपकी, पर आपका जो रूल है, ठीक है, आपकी ये जो नई पॉलिसी है वो इंडियन यूजर्स के लिए अलग है, यूरोपियन यूजर्स के लिए अलग है, तो भैया आप ऐसा क्यों करते हैं, ठीक है। और दिल्ली हाई कोर्ट में ये अगली सुनवाई होने वाली है 3 जून,
2021, ठीक है। ओके, अब सवाल ये है कि भैया हम ये व्हाट्सएप की नई कंडीशन माने या ना माने, भैया वो आपके पर्सनल पसंद नापसंद का आंसर है ना, वो उसका विषय है। हाउएवर, अगर आपको कोई तरीके से व्हाट्सएप अगर आपको नोटिस नहीं दे रहा है तो आप अभी तक उसकी बात मान चुके हैं, ये सुनो, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। ओके दोस्तों, ये समझना जरूरी है, इंटरनेट के ऊपर जब भी हम जो भी वेब सर्विसेज लेते हैं वो कोई फ्री होती नहीं है, ठीक है, उसकी कंडीशंस होती है। वो कंडीशन अगर हम लेकिन से फॉलो करेंगे तो काम होगा, नहीं तो कैसे काम होगा, ये सुनो। चलिए ग्रेट, ठीक है। अब व्हाट्सएप हमें क्या बोलती है? व्हाट्सएप बोलती है कि हम आपके कोई भी, अब यहां से हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाला मुद्दा चालू होता है, ठीक है। जो व्हाट्सएप बोल रही है ना, ठीक है, कि आपका जो इंडिविजुअल यूजर हो आप, ठीक है, उसके पर्सनल मैसेज हम पढ़ते नहीं है, आपके कॉल्स हम सुनते नहीं है, ठीक है। व्हाट्सएप पे कोई भी पर्सन दूसरे व्यक्ति का मैसेज या जो फोन करता है उसका रिकॉर्ड भी हम नहीं मेंटेन करते हैं, ठीक है, बराबर है। देयर इज नो रिकॉर्ड इज मेंटेन्ड, ठीक है, नो रिकॉर्ड इज मेंटेन। दोस्तों आपको याद होगा ये जो फॉर एग्जांपल लेट्स से वोडाफोन नाम की कंपनी है, ठीक है, या जियो नाम की कंपनी है, या एयरटेल नाम की कंपनी है, मतलब हम बात कर रहे हैं टेलीकॉम कंपनी के बारे में। टेलीकॉम कंपनी आपका रिकॉर्ड मेंटेन करती है, आपके नंबर से फलानी तारीख को किस किस को कॉल गया, कितने मिनट बात करी, और ये सब चीजें यूज कहां पर होती है? क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में यूज होती है ना भैया, बराबर है। ये समझ आ रहा है आपको? वेरी गुड। तो व्हाट्सएप बोलता है हमारे पास तो कोई रिकॉर्ड नहीं है, ठीक है, हम प्राइवेसी और सिक्योरिटी की वजह से इस तरीके डेटा रखते ही नहीं है, बराबर है। जब हम ऐसा डेटा ही नहीं रखते हैं, हम कोई एक ऐसे लोकेशन शेयरिंग, अगर आपने व्हाट्सएप के ऊपर किसी को लोकेशन शेयर भी किया तो भी वो लोकेशन भी एंड टू एंड एनक्रिप्टेड है, हम किसी को देते ही नहीं है, ये सुनो, ठीक है। दोस्तों व्हाट्सएप अपने कॉन्टैक्ट्स को भी फेसबुक के साथ शेयर नहीं करती है। व्हाट्सएप अपनी एड्रेस बुक को एक्सेस करने की जो परमिशन अगर हम देते हैं, ठीक है, कि अगर हम बोले कि भाई वो फेसबुक को दे, उसके बावजूद नहीं देता है। हालांकि फेसबुक मैसेंजर अगर आप यूज करते हो, ठीक है, फेसबुक मैसेंजर के ऊपर जो भी आपकी बातें होती है वो फेसबुक के पास पहुंच जाती है, क्योंकि वो तो बाय डिफॉल्ट उसकी कंडीशन वैसी है, ठीक है। व्हाट्सएप के ऊपर जितने भी ग्रुप्स है दे आर प्राइवेट, ग्रुप्स के अंदर जो मैसेजेस है वो भी एंड टू एंड एनक्रिप्टेड है, ये सुनो, ठीक है। और इसकी वजह से उसके भी डेटा फेसबुक के साथ शेयर नहीं होते हैं, ये सुनो, ठीक है। अच्छा, व्हाट्सएप ऐसा भी बोलता है कि आपके पास लेकिन से एक पर्टिकुलर टाइम के बाद मैसेज डिलीट हो जाएगा, ऐसा भी सेटिंग है, ये सुनो। डिसअपीयरिंग मैसेजेस करके ऐसा सेटिंग है, ये सुनो। व्हाट्सएप का डेटा आप डाउनलोड कर सकते हो, ये सुनो, ठीक है। दोस्तों ये समझना जरूरी है कि व्हाट्सएप ऐसा बोलता तो है, पर उसके ऊपर विश्वास करना कितना बड़ी बात है, मतलब कितना लंबा करना विश्वास है, ये पूरी बातें अलग ही है। अब वो आपके ऊपर है कि आपको मार्क ज़करबर्ग के ऊपर विश्वास है या नहीं, आप उसकी बात मानो या नहीं मानो, वो आपके ऊपर है, ठीक है, बराबर है। तो ये है, अभी व्हाट्सएप ऐसा बोलता है कि हम कोई रिकॉर्ड नहीं रखते हैं, और इसीलिए अब जो आईटी रूल आया यहीं से लड़ाई चालू होती है, ठीक है। अब आईटी रूल के लिए जो 26 मई 2021 का डेट है वो इंपॉर्टेंट था, क्योंकि 25 फरवरी 2021 को ये रूल आए थे और उन्होंने ये से 3 महीने का टाइम दिया था, 3 महीने में ये आईटी रूल्स 2021 इंप्लीमेंट कर देने हैं, ये सुनो। दोस्तों इंडिया में ये जितनी भी मीडिया साइट्स है, सोशल मीडिया साइट्स है, उनको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के मुताबिक एक अभय कवच, एक इम्यूनिटी मिला था थ्रू सेक्शन 79 के द्वारा, ये सुनो। सेक्शन 79 के द्वारा सोशल मीडिया साइट्स को इंटरमीडियरी बोलते हैं। इंटरमीडियरी का मतलब है लोगों के बीच में एक से इंटरमीडियरी होना, ठीक है, लोगों के बीच में कनेक्शन डेवलप करके दे देना, दैट्स इट। ये इम्यूनिटी की वजह से फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप ऐसी साइट्स के ऊपर यूजर
कोई भी तरीके का आपत्तिजनक कंटेंट अगर रखता है तो वो साइट जिम्मेवार नहीं है, उस साइट के ऊपर कोई लीगल एक्शन नहीं ले सकते। रिमेंबर, पूरे वर्ल्ड में, हर देशों में सोशल मीडिया इस तरीके से लीगल प्रावधान के ऊपर रह सकती है और रहती भी है, अभी तक वैसा ही है। ये सुनो, साइट्स के ऊपर कोई भी आपत्तिजनक कंटेंट अगर आप रख दीजिए, ठीक है, तो वो साइट बोल देगी अरे मेरे को क्या पता, हम तो सिर्फ प्लेटफॉर्म है, यूजर अपनी मर्जी का कंटेंट रखे, हम क्या करें। ये सुनो, अभी तक इसी तरीके से चल रहा था। पर दोस्तों, भारत में पिछले कुछ समय पे फेक न्यूज, रूमर्स, ठीक है, ये सब की दुनिया इतनी बड़ी बढ़ गई, ठीक है, कि लोग इस रूमर्स, फेक न्यूज के ऊपर से ध्यान रखकर मॉब लिंचिंग करने लगे, रायोट्स होने लगे, ठीक है। इनफैक्ट सोशल मीडिया आग में से पेट्रोल डालने का काम करती है, ये सुनो। और इसकी वजह से अगर सोशल साइट्स हर बार हाथ खड़े कर दे तो काम कैसे चलेगा, ठीक है। दोस्तों, ये जो आईटी रूल्स है वो चाइना और ईरान जैसे नहीं है जो इस सोशल मीडिया का पूरा गला दबो के काम कर दे, ऐसा नहीं है। इंडिया के जो रूल्स है वो बेहतर है। भारत में हमने सिर्फ इतना बोला है कि भैया सोशल मीडिया के कारण अगर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन दिक्कत हुई, ठीक है, तो भारत में, ठीक है, इनके कोई जिम्मेदार ऑफिसर होने चाहिए। अगर उस ऑफिसर के ऊपर, ठीक है, से कुछ कंप्लेन करी जाए तो उसने क्या एक्शन लिए उसको बताना पड़ेगा। अगर वो एक्शन उसने जो लिए वो सरकार को सही न लगे, ठीक है, तो एक से कमेटी बिठाई जाएगी, उस कमेटी तक ये इसकी बात पहुंचेगी। अगर वहां पे भी अगर सही तरीके से बातें नहीं करी गई और सॉल्यूशन नहीं आया तो उसको गवर्नमेंट और से कोर्ट के पास बातें पहुंचाई जाएगी। ये सुनो, पिछले 3 महीनों में कोई भी सोशल मीडिया ने इनके ऊपर कोई बातें नहीं ली, ये सुनो, कोई एक्शन नहीं लिया, बोला कि अरे ये तो अजीब अजीब आप रूल लेकर आ गए हो। उन्होंने बोला ये हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन के ऊपर अटैक करने की बातें हैं। ये सुनो दोस्तों, भारत में जो प्रेस है, दैट इज न्यूज़पेपर है, ठीक है, उसके पास पावर है कि उसको जो लिखना है वो लिखे। दे आर फ्री टू राइट, ठीक है ना। ऑब्वियसली उनके पास कोई प्रॉपर प्रूफ होना चाहिए, हवा में नहीं लिखना चाहिए। ये सुनो, तो जो फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन है वो एब्सोल्यूट हो ही नहीं सकती। ये सुनो, कहीं ना कहीं उसके ऊपर रिजनेबल से रिस्ट्रिक्शन लगाए जाएंगे। तो ये एक तरीके से सोशल मीडिया के ऊपर रिजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाने के बारे में है। ये सुनो, ठीक है, ये बात समझ आ रही होगी आपको। ग्रेट। सो दोस्तों, अब जो मुद्दा यहां से क्रिएट हो रहा है, उसका सबसे पहला मुद्दा जो क्रिएट हो रहा है वो है ट्रेसेबिलिटी। ओके, ये मुद्दा डेवलप हो रहा है, ट्रेसेबिलिटी। सेंट्रल गवर्नमेंट ने व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम जैसे ही सभी सोशल मीडिया साइट को बोला है कि भैया आपको फलानी गाइडलाइन इनसे फॉलो करनी है और नए रूल के मुताबिक ऐसी मैसेजिंग प्लेटफॉर्म जो व्हाट्सएप है, ठीक है, उनको ट्रेसेबिलिटी करके बतानी है। ट्रेसेबिलिटी का मतलब क्या है? ये जो भी रूल बताए उसके अंदर रूल नंबर 4.2 के अंदर ये बोला है कि जो भी सोशल मीडिया इंटरमीडियरी है, जो महत्वपूर्ण मैसेजिंग एक्टिविटी में काम करती है, ठीक है, उनको अपने सिस्टम के अंदर जब गवर्नमेंट का कोई नोटिस आएगा, है ना, जब कोई जुडिशियल ऑर्डर आएगा, उसके मुताबिक इनको ओरिजिनेटर कौन है वो बताना है। ये सुनो, ठीक है, ओके। जो 79 से मतलब सेक्शन 79 ऑफ आईटी एक्ट था, उसके अंदर उनके ऊपर ये प्रावधान नहीं था, ट्रेसेबिलिटी से वो परे थे। अब ट्रेसेबिलिटी करने की वजह से, है ना, दिक्कत हो गई। भैया एंड टू एंड एनक्रिप्शन करना है व्हाट्सएप को, ये सुनो, और उसके सामने ट्रेसेबिलिटी करके देना है, ये तो किस तरीके से काम हो पाएगा? एंड टू एंड एनक्रिप्शन का मतलब ही यही है कि एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल के साथ जो भी बातें करेगा कभी पता नहीं चलेगा। ट्रेसेबिलिटी इसी बात के अपोजिशन में है। ये सुनो, किसने किसको कब मैसेज भेजा, ये सुनो, ये ट्रेसेबिलिटी के द्वारा पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये जो प्राइवेट कंपनी है
है ना, इतने सारे मैसेजेस जो लोग भेजते रहते हैं, उसका डेटा इकट्ठा करने का काम इनका बनता रहेगा और उसका रिकॉर्ड मेंटेन करने के बारे में बात करी गई। ये सुनो, ठीक है। तो ये ट्रेसेबिलिटी का बड़ा मुद्दा है। इसके अंदर जो बहुत पॉजिटिव एस्पेक्ट निकले हैं इस रूल में, जो पॉजिटिव से एस्पेक्ट्स निकले, जो हम बात करने वाले थे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स, तो वो क्या है? ठीक है, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ये है, जो पॉजिटिव है, जो हम डे टू डे एक्टिविटी में यूज करते हैं। तो भैया अगर किसी की परमिशन नहीं हो, ठीक है, और उसके से अंगत फोटोग्राफ है, ठीक है, प्राइवेट फोटोग्राफ है, अगर 24 आवर में उसको निकाल देना, अगर उसकी से कंसेंट नहीं हो तो बराबर है, ठीक है। साथ में उनको एक जो ट्रांसपेरेंसी डेवलप करने के लिए रेगुलरली इनको अपना जो भी रूल्स है वो फॉलो किए या नहीं किए उसका रिपोर्ट सबमिट करना है, ये सुनो। और जो भी कंटेंट प्रॉब्लमिक है उसको हटाने के लिए एक प्रॉपर सिस्टम लगानी पड़ेगी, ये सुनो, ठीक है। ये एक महत्वपूर्ण बात है दोस्तों। भारत में अभी तक, है ना, कोई तरीके का पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल चलता नहीं है। पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल चलता नहीं है, ये सुनो, भारत में नहीं है। ओके, यूरोप में एक से जीडीपीआर की सिस्टम है। इंडिया में एक श्री कृष्णा कमेटी बिठाई गई थी, ठीक है, उन्होंने इसके ऊपर काम तो किया है, ये बिल रखा तो गया है, पर ये पास हुआ नहीं है, बराबर है, ये पास हुआ नहीं है, ठीक है। तो ये रूल के अंदर क्या क्या प्रावधान है? वन इज रिमूवल ऑफ नॉन कंसेंशुअल इंटीमेट पिक्चर्स विद इन 24 आवर्स, पब्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लायंस रिपोर्ट टू एंश्योर ट्रांसपेरेंसी, ठीक है। एक डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म इनको बनानी है, ठीक है, ताकि कंटेंट रिमूवल के लिए वो क्या कर सके, किस तरीके से काम कर सके, ये सब इसके अंदर आएगा, ठीक है। एंड एडिंग अ लेबल to information for the user to know whether the content is advertised, it is owned, sponsored or exclusively controlled, ये उनको बताना पड़ेगा। तो इस तरीके के मैसेजेस इनको बताने का लेबल देना पड़ेगा। किस किस चीज का लेबल देना पड़ेगा? whether the content is advertised, content is owned, sponsored or exclusively controlled by someone or not, ठीक है। तो ये उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट है, ठीक है। गवर्नमेंट बोलती है कि भैया हमें प्राइवेसी के लोगों के जो अधिकार है, ठीक है ना, जो के पुट्टुस्वामी केस के द्वारा उसका जो जजमेंट आया था, राइट टू प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट, ठीक है, हमें उसका एक से अंडरस्टैंडिंग है, हम उसका सम्मान करते हैं, पर देश की सिक्योरिटी के साथ तो हम कुछ नहीं कर सकते ना। तो ये तो बहुत ही गंभीर मुद्दा है, ठीक है दोस्तों। जो आईटी रूल्स के मुताबिक अगर हम देखें तो कुछ ऐसा बोलते हैं कि ये जो रूल्स है दे आर अल्ट्रा वायरस टू आईटी एक्ट। किस तरीके से ये अल्ट्रा वायरस है, ठीक है, दिस इज वेरी सिग्निफिकेंट पॉइंट, ठीक है। इन्होंने बोला डिजिटल न्यूज मीडिया, ठीक है, आर कमिंग अंडर रेगुलेटरी एम्बिट विदाउट एनी लेजिस्लेटिव एक्शन, ठीक है। भैया आपको लॉ बनाना चाहिए था, लॉ आपने बनाया नहीं, आपने रूल बना दिया, ठीक है, तो वो आईटी एक्ट के खिलाफ है। ये सुनो, नए रूल्स है, ठीक है, वो लेजिस्लेटिव एक्शन के द्वारा ही आने चाहिए, ठीक है, नहीं तो दिक्कत है। अच्छा चलो, आपके रूल्स हम मान भी ले, दिक्कत है, चलो फिर भी मान ले, तो इज देयर अ फेयर रिकोर्स? बोला नो, यू आर डिप्राइविंग अस फ्रॉम फेयर रिकोर्स। मतलब कभी प्रॉब्लम हुआ ये बड़ी बड़ी कंपनियों को, तो उनके पास क्या मतलब रिकॉर्ड्स क्या है, किस तरीके से करें इंटरमीडियरी को, ठीक है। 36 घंटों में जब उनको गवर्नमेंट से ऑर्डर आएगा तो जो से कंटेंट है जिसके ऊपर ऑर्डर आया है उनको निकाल देना है। इंटरमीडियरी के पास एक से कोई पॉइंट ही नहीं है। अब इंटरमीडियरी बोले हम नहीं मानते आपकी बात को, क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकते। ये सुनो, गवर्नमेंट का ऑर्डर आ गया, दिस इज वेयर द प्रॉब्लम इज, एंड देयरफॉर इट लीड्स टू अंडरमाइनिंग फ्री स्पीच। फ्री स्पीच के खिलाफ ये जाएगा, ठीक है, ये बिल्कुल फ्री स्पीच के खिलाफ है।
क्योंकि जब सरकार ने ऑर्डर दे दिया कि भैया ये निकाल दो, ठीक है, तो मतलब कंपनी बोलेगी ना भैया ये तो लोगों की फ्रीडम ऑफ स्पीच के मुताबिक है। अभी कैरी मिनाती का एक वीडियो अगर गलत वाला आ गया, ठीक है, और सरकार ने बोला कैरी मिनाती हटा दो, कुणाल कामरा हटा दो, ठीक है, बराबर है, तो क्या करेंगे? ठीक है, उनकी फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन का क्या होगा? ट्रेसेबिलिटी इश्यू तो है ही, बराबर है। एंड जब डेटा प्राइवेसी लॉ है नहीं तो ये काउंटर प्रोडक्टिव हो जाएगा। यस और नो? दिस इज वेयर द प्रॉब्लम इज कमिंग अप। ठीक है दोस्तों, हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एक ऐसे IT का जो डिपार्टमेंट संभालते हैं, उसके जो मिनिस्टर है रविशंकर प्रसाद, ठीक है, उनका मानना है कि भैया हम जो एक ऐसे मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, वो अच्छी बात है। ठीक है, हम जो मेहनत कर रहे हैं वो अच्छी बात है। ठीक है दोस्तों, ये समझना ज़रूरी है कि जो फ्रीडम लोगों के पास है ना, ठीक है, कि जिस तरीके से ये सोशल मीडिया पे लोगों के पास अपने व्यूज को सर्क्यूलेट करने का जो फ्रीडम है, ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, उन्होंने बोला, सुप्रीम कोर्ट ने 1992 में बोला था, ध्यान रखना, सुप्रीम कोर्ट ने 1992 में LIC वर्सेस लेकिन से प्रोफेसर मनुभाई शाह के केस के अंदर बोला था दैट फ्रीडम टू सर्क्यूलेट one's views are the lifeline of any democratic institution। कोई भी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन का ये लाइफलाइन होता है। ठीक है दोस्तों, इसी बेसिस के ऊपर, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोशिश करी है कि हम अगर इस बात को, है ना, सही तरीके से यूज करना चाहे तो ये एक अपॉर्चुनिटी है, हम एक अच्छी सोसाइटी बनाएंगे। नहीं तो ठीक है, हम एक ऐसी सोसाइटी में घुसेंगे जहां पे ये डिजिटल वर्ल्ड के अंदर हमारी जो फ्रीडम है, ठीक है, वो पूरी खत्म हो जाएगी। ठीक है, सो दोस्तों, ये समझना जरूरी है दैट यू कैन से दिस राइट टू प्राइवेसी, ठीक है, वो के पुट्टुस्वामी के 2017 के मुताबिक इट इज अ पार्ट ऑफ पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, उसके द्वारा ये एक महत्वपूर्ण यू कैन से मुद्दा है। ठीक है दोस्तों, सोशल मीडिया को इस तरीके से रोकना, ठीक है, अच्छी बात है। ठीक है, सेंसरशिप पॉजिटिव वे में हो, अच्छी बात है, बट इफ इट इज इन्वेजन टू प्राइवेसी बाय द गवर्नमेंट ऑन दिस, दैट इज ऑल्सो अ बिग इश्यू। ठीक है, सो यहां पे सवाल ये पैदा होता है, इज गवर्नमेंट हैविंग टू मच ऑफ पावर, ठीक है, एंड हाउ मच पावर इज टू मच ऑफ पावर। ठीक है, ये समझने की बात है। आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू। ऑल द बेस्ट। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रोटैलेंट एंड वी आर टॉकिंग अबाउट रिट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन। दोस्तों, दिसंबर 2020 को परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के एक ट्राइब्यूनल ने केन एनर्जी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ जो एक केस था, वो इंडिया के खिलाफ उन्होंने अवार्ड दिया। ट्राइब्यूनल अवॉर्डेड यू से सम अराउंड $1.2 बिलियन का डैमेजेस यू से टू केन एनर्जी। दोस्तों, एग्जैक्टली क्या हुआ था? दोस्तों, बात ये थी दैट बाय 2006 and 7 the Kane Energy, you can say UK, they transferred their share of Kane Energy India to Kane India. Okay, so that was a subsidiary company. One subsidiary company has transferred their share to another big firm. Okay, this is what they have done. The income tax authorities in India forwarded a demand of some around 24,500 crore that कि भैया ये जो सब्सिडरी कंपनी है, ठीक है, दिस इज ओन्ड बाय यूके बेस्ड केन यूके कंपनी, दिस इज इंडिया बेस्ड। ओके, ठीक है, तो इनको कैपिटल गेन हुआ जब उन्होंने ये शेयर यहां पे ट्रांसफर करे, तो इनको कैपिटल गेन हुआ। ठीक है दोस्तों, ये बात है 2006-2007 में उन्होंने ऐसे शेयर्स ट्रांसफर करे। बाय 2012
income tax authorities, you can say, have amended tax laws in their finance bill 2012, thereby giving them power to impose taxation on merger acquisition or any such kind of corporate rejig, ठीक है, since, you can say, effective since 1962, which means जब 2006-2007 में इन्होंने ये जो कॉर्पोरेट रीजिग किया होगा, जब ये शेयरों का इंटरनल मूवमेंट किया होगा, ठीक है, तब उनको ये थोड़ी पता था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल पुट टैक्स ऑन इट, ठीक है, उनको पता ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो 2006-2007 में उन्होंने किया था। 2012 में गवर्नमेंट बोलती है कि भाई 1962 से चलते आ रहे जितने भी ऐसे मर्जर एक्विजिशन होंगे उन सब को हम इस पर्टिकुलर टैक्सेशन में डालेंगे और लोगों से हम पैसा लेंगे, ठीक है। दोस्तों, वोडाफोन के केस के अंदर, ठीक है, वोडाफोन ने एक और ऐसा कुछ काम किया था। वोडाफोन वांटेड टू परचेज, यू कैन से, हचिसन एसआर, ठीक है, हचिसन एसआर। ध्यान रखना, यहां पे प्योर रिट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन नहीं है, ओके, यहां पे थोड़ा सा अलग दुनिया है, ओके, थोड़ा सा अलग है। वोडाफोन हचिसन एसआर, ठीक है, वो वोडाफोन हचिसन एसआर को खरीदना चाहता था, ठीक है। जब वोडाफोन हचिसन एसआर को खरीदना चाहता था तो वोडाफोन ने केमेन आइलैंड में एक फर्जी कंपनी खोली, ठीक है। दैट फर्जी सी कंपनी परचेज्ड इंडियन फर्म विच इज कॉल्ड हचिसन एसआर, ठीक है। अब इंडिया और केमेन आइलैंड के बीच में डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट था। डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट के तहत, ठीक है, जो भी कंट्री काम करेगी उनको या तो इस कंट्री में या तो ये कंट्री में टैक्स पे करेंगे। इन्होंने प्रीफर किया इस कंट्री में क्योंकि वो टैक्स हेवन कंट्री थी, तो उन्होंने वहां पे पेमेंट कर दिया। बाद में वोडाफोन ने आकर बोला कि भैया हम इस कंपनी को खरीद लेते हैं। इनडायरेक्टली दे परचेज्ड हचिसन एसआर, ठीक है। सो दिस इज हाउ द आइडिया इज। अब ये सब होने के बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलता है कि भैया आप लोग गलती कर रहे हैं, ठीक है। आप क्या गलती कर रहे हैं? आप हमारे यहाँ से कोई सामान खरीदते हैं, हमारा उसके ऊपर टैक्स होता है, पर आप हमारे रूलिंग को, हमारे अगेंस्ट से जो लॉ है उसको बहुत ही सिलेक्टिव वे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। हम जो समझते हैं, ठीक है, वो सही है, आप जो समझते हैं वो गलत है। भैया ऐसा कभी नहीं होता है। जो लॉ बनाता है, ठीक है, वो क्या समझता है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, उसका जनरल इंटरप्रिटेशन क्या होता है वो इंपॉर्टेंट है। यस और नो, ठीक है। तो केन एनर्जी के अंदर ये रिट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन, ठीक है, के द्वारा जो केन एनर्जी ने एक से बोला कि भैया ये यूके और इंडिया के बीच में एक बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी हुई थी और उस बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी के द्वारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने से इस ट्रीटी को ब्रीच किया है, क्योंकि उसके अंदर कोई भी तरीके का रिट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन नहीं लगा सकते, ठीक है। इंडिया को दोनों केसेस में हार का सामना करना पड़ा इन इंटरनेशनल फोरम। दोस्तों, ये रिट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन को अगर हम कहीं लीगली देखे जाए तो हमें पता है आर्टिकल नंबर 20 में बोला जाता है दैट देयर इज नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, मतलब कोई भी लॉ प्रीवियस डेट से नहीं लगेगा जहां पे से इनकम टैक्स इंक्लूड नहीं होता है, ठीक है। सिविल लॉ इसमें इंक्लूड नहीं होता है, ठीक है, ओके। ये ज्यादातर क्रिमिनल एक्टिविटी के लिए लगाया जाता है, ठीक है। तो सरकार बोलती है कि चलो भैया बात तो बराबर है, हम लगा सकते हैं, ये सुनो, ठीक है। दोस्तों, यूएस, यूके, नीदरलैंड्स, कनाडा, बेल्जियम, ऑस्ट्रेलिया, इटली, ठीक है, इन सब के पास, ठीक है, अलग अलग तरीके के से लॉज है, ओके, और वहां पे भी रिट्रोस्पेक्टिवली टैक्सेशन लगता है, ठीक है। दोस्तों, ये वहां पे भी रिट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन लगता है, अपन अकेले नहीं है। हम ठीक है, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन जिसका हेडक्वार्टर से हेग में, दोस्तों हेग में एक और बॉडी है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, ठीक है। दोस्तों, ये बिल्कुल से गलती नहीं करना, दोनों अलग अलग बॉडी है। ये एक आर्बिट्रेटर बॉडी है, ठीक है। फर्स्ट हेग कॉन्फ्रेंस 1899 में जब बनाया गया था, ठीक है, तब से ये चल रहा है, ओके, ठीक है।
तो मतलब काफी पुराना है, ये आर्बिट्रेशन का काम करता है, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। आपको समझ में आ गया होगा आर्बिट्रेशन का क्या मतलब होता है। दो लोग झगड़ते हैं तो एक बीच में आर्बिट्रेटर आता है, ठीक है दोस्तों। आपने सुना होगा, है ना, एक मजेदार सा एक ऐसे सिचुएशन, ये जो अमेजॉन नाम की कंपनी है, ठीक है, या ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जो ऑनलाइन काम करती है, जिसके साथ आप डील करते हो, ठीक है। आप हैं और सामने अमेजॉन है, तो अमेजॉन अपने टर्म्स एंड कंडीशन में बोलता है कि भाई अगर तुम्हें कुछ प्रॉब्लम हुआ, यू आर एन एग्रीड पार्टी, यू कांट गो टू द लॉ, यू कांट यू कैन से हैव अ बिग यू कैन से फाइन टू बी पुट ऑन मी, बिकॉज देयर इज एन एग्रीमेंट बिटवीन यू एंड मी टू गो फॉर आर्बिट्रेशन। ये सुनो, तो ये हमें फोर्सफुली आर्बिट्रेशन में लेकर जाते हैं। रिसेंटली यूएसए में अमेजॉन के इको डॉट करके जो उनका मशीन था जहां पे एलेक्सा काम करती है, ठीक है, तो वो लोगों के जो कन्वर्जेशन थे वो अनवांटेड कन्वर्जेशन को रिकॉर्ड करके अमेजॉन के सर्वर पे डालते थे। तो करीबन 75,000 लोगों ने आर्बिट्रेशन का केस कर दिया अमेजॉन के ऊपर, और 75,000 का केस करना विच मीन्स हर एक बंदे के साथ इंडिविजुअली बैठकर सॉर्ट आउट करना, विच इज वेरी कॉस्टली। अमेजॉन ने सोचा था ऐसे आर्बिट्रेशन के केसेस इंडिविजुअल एक एक आएंगे, पर ये तो बहुत सारे आ गए, तो ये तो हो गया उनका एक ऐसे बात का बतंगर, जो सोचा था उसका उल्टा हो गया। ये सुनो, दैट इज हाउ द आर्बिट्रेशन की दुनिया वर्क्स। ओके दोस्तों, ट्राइब्यूनल ने जो केन के फेवर में बोला कि भैया यू कैन से द इश्यू इज you can say tax dispute, ठीक है, and thereby you can say it should not come under the ambit of permanent court of arbitration. Permanent court of arbitration बोलता है कि ना 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 ना, ठीक है, it is not tax dispute, it is investment dispute. हम कर सकते हैं क्योंकि वहां पे हम आर्बिट्रेशन का काम करेंगे, ठीक है। और उन्होंने कहा रिट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन इज नॉट फेयर, ठीक है, और आपको यूके इंडिया बायलैटरल ट्रीटी करनी पड़ेगी, उसको फॉलो करना पड़ेगा, और इंडियन गवर्नमेंट मस्ट पे 1.2 बिलियन यूएस डॉलर एज डैमेजेस पेमेंट टू केन। ओके, ठीक है दोस्तों, दिस इज वेयर इंडिया फॉल्टर्ड, ठीक है। अब इंडिया इसको अपील करने जा रही है, ठीक है, और केन एनर्जी बोलती है भैया तुम अपील करो, हमको कोई नहीं, हमारे पैसे दे दो। अगर आप पैसे नहीं दोगे तो आपकी मतलब किसकी भैया, सोवरेन कंट्री इंडिया की, जो फॉरेन कंट्रीज में एसेट्स है, ठीक है, उसको केन एनर्जी सीज करेगी और अपने पैसे वहां से ले लेगी। ओके, दैट्स व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू। सो दे आर सीजिंग एसेट्स ऑफ अगेंस्ट ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, ठीक है, लाइक एयर इंडिया, ठीक है। एयर इंडिया के जो भी एसेट्स इंडिया के बाहर है वो ये लेना चाहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरी लड़ाई हो रही है। ओके, और इस लड़ाई में, ठीक है, ओवरऑल अगर हम बात समझे तो हमारे गवर्नमेंट की तरफ से जिस तरीके के रूल्स बनाने चाहिए उन्हीं रूल्स बनाने में कहीं ना कहीं दिक्कतें हैं, ठीक है। ओके, दैट इज वेरी क्रूशियल। चलिए, ग्रेट, आई होप दैट्स कंफर्टेबल फॉर यू। थैंक यू वेरी मच and all the best. Hello friends, welcome to Protalent, and today we are discussing about लोकपाल of India. भारत में लोकपाल बनते हुए 2 साल हो चुके हैं, ठीक है। श्री जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष has remained the first chairperson of लोकपाल of India. दोस्तों, ये लोकपाल है क्या? दोस्तों, भारत में करप्शन, ठीक है, इज अ बिग प्रॉब्लम। करप्शन होता क्या है? करप्शन is an abuse of power which is entrusted to, we can say, people who for their private gain, you can say, they abuse this power. Okay, and this, you can say, affects the nation in a big way. देश को बहुत बुरी तरीके से परेशान करता है। पूरे देश को ये करप्शन का राक्षस निगल जाता है, ठीक है। करप्शन इकोनॉमिक एफिशिएंसी को कम करता है, करप्शन पॉलिटिकल कॉस्ट बढ़ा देता है, ठीक है। करप्शन पूरी वैल्यू सिस्टम को डिस्टॉर्ट कर लेता है, एनवायरमेंटली डिवास्टेटिंग रिजल्ट दे सकता है, एजेंसीज की सिक्योरिटीज को नुकसान पहुंचा सकता है, जैसे नेशनल सिक्योरिटी को नुकसान पहुंचा सकते हैं अगर करप्शन हुआ तो दोस्तों, ये करप्शन का जो बड़ा मुद्दा है,
ठीक है। इस करप्शन को रोकने के लिए भारत जैसे देश में बहुत सारी अलग अलग सिस्टम है, ठीक है। जो आज हम एक सिस्टम के बारे में बात करने वाले हैं, दैट इज लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013। हम उसके ऊपर 2 मिनट में बात करने वाले हैं, पर पहले हम इंडिया में क्या फ्रेमवर्क है, ठीक है, वो समझ लेते हैं दोस्तों। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन 1964 में बनाई गई थी। ये सुनो, इट इज एन इंडिपेंडेंट स्टैट्यूटरी बॉडी, ठीक है, ओके, जो लेकिन से 2003 में एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा बनाई गई, ठीक है। उनका काम क्या है? उनका काम है विजिलेंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जो एग्जीक्यूटिव मैटर में जो यू कैन से करप्शन होता है उसको ध्यान रखना, ओके। देन वी हैव अ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988, ओके। अपने आप में करप्शन को रोकने के लिए एक्ट है जहां पे पेनल्टीज डिसाइड करी गई है फॉर द करप्शन बाय द पब्लिक सर्वेंट, ठीक है। और जो भी इस तरीके के करप्शन को अबेट करने में इन्वॉल्व होते हैं उनको भी इसमें इंक्लूड किया गया है दोस्तों। 2018 में बाय 2018, ठीक है, दिस वाज अमेंडेड एंड इट क्रिमिनलाइज्ड बोथ थिंग्स, गिविंग ब्राइबरी एंड टेकिंग ब्राइबरी। दोस्तों, घूस देना, घूस लेना दोनों क्राइम है। पहले सिर्फ घूस लेना क्राइम होता था, अब घूस देना भी क्राइम है। दैट इज कॉल्ड प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988। देन दैट इज प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, ठीक है। उसका मकसद है दैट टू प्रिवेंट मनी लॉन्ड्रिंग एंड प्रोहिबिट द यूज ऑफ प्रोसीड्स ऑफ क्राइम इन इंडिया। किसी ने क्राइम किया, क्राइम में से पैसा आया, उस पैसे को कहीं पे यूज किया, पैसों का इधर हवाला किया, उन सबको रोकने के लिए दिस मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट इज देयर। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि इतना ही करप्शन के लिए फ्रेमवर्क है, अलग अलग तरीके का फ्रेमवर्क होता है, ठीक है। ये इंस्ट्रूमेंट, ओके, कुछ इंस्टीट्यूशन होते हैं जैसे एंटी करप्शन एजेंसी बॉडी, ACB, एंटी करप्शन बोर्ड बोलते हैं, विच इज एन इंस्टीट्यूशन। हम बात करेंगे एक इंस्ट्रूमेंट लोकपाल और लोकायुक्त के द्वारा एक इंस्टीट्यूशन बनाया गया जिसका नाम दिया गया लोकपाल। अभी देखते हैं 2 मिनट में दोस्तों। अनदर एक्ट है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010, विच इज FCRA बोलते हैं, ठीक है। इट रेगुलेट्स द एक्सेप्टेंस एंड यूज ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन बाय इंडिविजुअल्स और कॉर्पोरेशंस। आपने देखा होगा बहुत सारे NGOs इसके द्वारा इनसे रोके गए हैं, इनको पैसा मिलने में दिक्कतें हो रही है। कंपनीज एक्ट विच इज फोकसिंग ऑन से कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कॉर्पोरेट गवर्नेंस के माध्यम के द्वारा उनको रोका जाता है ताकि वो गलत एक्टिविटी ना करे, फ्रॉड ना करे, करप्शन ना करे। दिस इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू फोकस ऑन। सो दोस्तों, भारत में ये जो एंटी करप्शन सिस्टम है, ठीक है, जैसे भाई एंटी करप्शन के लिए है ना, हमने स्पेशल सूर्यवंशी भाई साहब को बुला के रखा है। ये सुनो, अभी कोरोना में नहीं आ पाए, ठीक है, जब ये कोरोना खत्म होगा तब तक आ जाएंगे, ठीक है। पर जब ये एंटी करप्शन सिस्टम बना के रखी है, ओके, सो ये बहुत अच्छी तरीके से एक ऐसे काम इसलिए नहीं कर पाई क्योंकि इतना ज्यादा करप्शन हो रहा है, ठीक है। उनकी इंडिपेंडेंस नहीं है, जैसे CBI के बारे में बात करें या विजिलेंस कमीशन के बारे में बात करें, ठीक है, या एंटी करप्शन ब्रांच ऑफ स्टेट पुलिस के बारे में बात किया, ठीक है, तो वो कोई तरीके से इंडिपेंडेंट तो है नहीं, ठीक है। CBI को केज्ड पैरेट बोला गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ये सुनो, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भैया ये CBI तो केज्ड पैरेट है एंड इट इज गिविंग ऑल मास्टर्स वॉइसेस। जो ऊपर PM ने बोल दिया वही ये लोग फॉलो करते हैं। ये पावरलेस बॉडी बन चुकी थी। ये सुनो, ठीक है। तो दोस्तों, इनकी ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी बढ़ाने के लिए लोकपाल का चयन किया गया। ये लोकपाल है क्या दोस्तों? लोकपाल का मतलब होता है ओम्बड्समैन। व्हाट डू यू मीन बाय ओम्बड्समैन? ओम्बड्समैन का मतलब है व्हेन यू हैव अ कंप्लेंट अगेंस्ट द रूलर्स, ठीक है, एंड यू अगेन से वांट टू स्टॉप दोज एक्टिविटीज, ठीक है, करप्शन आप रोकना चाहते हैं, तो आप ओम्बड्समैन के पास जाएंगे और बोलेंगे कि भैया ये सब परेशानियां हैं, इसको रोकिए। सो दे कैन बी इन अ पोजीशन टू डू दैट। ये लोकपाल
1960s के ज़माने से चला आ रहा है बातें हैं। 1963 में पहली बार ओम्बड्समैन का आइडिया आया, ठीक है, जहाँ पे पार्लियामेंट ने जब बजट एलोकेशन के बारे में बात हो रही थी कि लॉ मिनिस्ट्री को कितना पैसा दिया जाए, तब ये ओम्बड्समैन के बारे में बात आई 1963 में, ठीक है, ओके। और 1968 में पहली बार लोकपाल बिल इंट्रोड्यूस किया गया, उसके बाद 8 बार अटेम्प्ट करे गए, ठीक है, और सभी फेल हो चुके फाइनली 2013 में, ठीक है भैया। उसके पहले 2011 में, ठीक है, वो अरविंद केजरीवाल साहब और यू कैन से अन्ना हजारे जी, ये सब लोगों ने बहुत मेहनत करी थी, ये सुनो। 2013 में लोकपाल एक्ट पास हो गया दोस्तों। लोकपाल एक्ट 2013 जो पास हुआ, ठीक है, उसके साथ साथ अगर आपको मैं बता दूं, लोकायुक्त बहुत सारे स्टेट में हो चुका था, ओके। लोकायुक्त ऑलरेडी पास हो चुका था, बहुत सारे स्टेट में ऑलरेडी लोकायुक्त होते थे, ओके। दिस इज व्हाट यू शुड नो, ओके। नाउ व्हाट इज लोकायुक्त? जस्ट लाइक an ombudsman at the center is known as lokpal and ombudsman at the state is known as lokayukt, okay। चलिए ग्रेट। 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने यह क्लैरिफाई किया कि लोकपाल का अपॉइंटमेंट प्रोसेस को नहीं रोका जाना चाहिए, क्योंकि भैया लीडर ऑफ अपोजिशन पार्टी नहीं है, ठीक है, उसकी वजह से आप उसको रोक नहीं सकते हैं, ठीक है। सो लोकपाल 23 मार्च 2019 से ये लागू पड़ा था दोस्तों, मतलब 23 मार्च 2019 से हमें जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष मिले, ओके। और लोकायुक्त लोकपाल जैसा ही काम करेगा, स्टेट में काम करेगा। दिस इज पॉपुलरली नोन एज नेशनल एंटी करप्शन ओम्बड्समैन, ओके। इंक्वायर करेंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे, जो भी एलिगेशन लगे होंगे करप्शन के लिए, ओके। चलिए ग्रेट दोस्तों, ठीक है। तो ये है हमारा लोकपाल का कहानी, ठीक है दोस्तों। लोकपाल के लिए एक लोकपाल को अपॉइंट करने के लिए एक कमिटी बिठाई जाएगी। कमिटी के अंदर होंगे प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर ऑफ लोकसभा, लीडर ऑफ अपोजिशन पार्टी इन द लोकसभा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वन एमिनेंट ज्यूरी, ठीक है, ये उनकी एक सिलेक्शन कमेटी के मेंबर होंगे। और जब एक से लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं थे, तो एक से गवर्नमेंट ने सोचा कि इस पर्टिकुलर बात को और डिले करा जाए, डिले करते रहे, पर सुप्रीम कोर्ट ने डांट लगा दी कि भैया इतना डिले नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये फ्रेमवर्क देखा हमने। सवाल ये पैदा होता है कि लोकपाल का जुरिस्डिक्शन क्या है, मतलब वो किन किन लोगों के ऊपर इंक्वायरी कर सकते हैं अगर इनके खिलाफ एलिगेशन हुए तो। भैया प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर ऑफ यूनियन गवर्नमेंट, भैया ये लोकपाल है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में बातें हैं, ठीक है। सिमिलरली मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो भी ऑफिशियल गवर्नमेंट होंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर्स होंगे, जो ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी या ग्रुप डी के मेंबर होंगे, या कोई चेयरपर्सन, मेंबर, ऑफिसर, डायरेक्टर ऑफ एनी बोर्ड, कॉर्पोरेशन, सोसाइटी और ट्रस्ट, ठीक है, उसके वो चेयरपर्सन, ऑफिसर या मेंबर होंगे, तो उनको मतलब लोकपाल इंक्वायरी करेंगे। दोस्तों प्राइम मिनिस्टर के ऊपर जो लोकपाल का जुरिस्डिक्शन होगा उसमें कुछ एक्सेप्शंस है, ये सुनो, ठीक है दोस्तों। कोई भी इंटरनेशनल रिलेशन रिलेटेड, सिक्योरिटी रिलेटेड, पब्लिक ऑर्डर, एटॉमिक एनर्जी या स्पेस रिलेटेड बातें होगी, उसके ऊपर मोदी मतलब प्राइम मिनिस्टर साहब के ऊपर अगर कोई आरोप होगा तो उसके ऊपर लोकपाल साहब कुछ नहीं करेंगे, ओके। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इनकी अगर प्राइम मिनिस्टर साहब के ऊपर आरोप लगेगा तो वो हमेशा इन कैमरा से मीटिंग होगी उनकी, इन कैमरा हियरिंग होगी उनकी, ओके। आई एम श्योर यू अंडरस्टैंड दिस व्हाट इज इन कैमरा, ओके। दोस्तों इनके लिमिटेशंस ऑब्वियसली है, ऐसा नहीं है कि ये बहुत अच्छी बात है, ओके। कहीं ना कहीं इनके पास पावर की कमी है। सबसे पहला लिमिटेशन अगर देखें तो जो अपॉइंटिंग कमिटी है लोकपाल की, उसमें ज्यादातर पॉलिटिकल पार्टी है, और वो भी कौन सी भैया, रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी, yes or no? So there is definitely huge political influence, okay। At the same time you can say there are no criteria to decide who is an eminent jurist, ठीक है। बाबा रामदेव भी eminent jurist में आ ही सकते हैं, yes or no? अच्छा, similarly you can say there is a provision that inquiry against complainant, ठीक है, in cases
where the accused is found innocent, अगर किसी ने आरोप लगाया, कंप्लेंट करी, ठीक है, और जो सामने वाला बंदा है वो इनोसेंट पाया गया, सो देयर इज इंक्वायरी अगेंस्ट, से कंप्लेंटेंट, ठीक है। एक तरीके से अच्छी बात है, लोग फालतू में आकर कंप्लेन ना करें, पर कहीं ना कहीं कोई बंदा होगा, ठीक है, उसको डिस्करेज करने के लिए इतना पॉइंट काफी है। यस और नो, इट इज इजी फॉर पीपल टू डिस्करेज, ठीक है। वी कैन से वन ऑफ द बिगेस्ट लेक्यूना इज, वी कैन से, लोकपाल के पास कोई जुडिशरी पावर नहीं है, ठीक है, इनके पास कोई जुडिशरी पावर नहीं देके रखी है दोस्तों। जुडिशरी पावर होती तो इनके पास पनिशमेंट करने का पावर था, इनके पास कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग नहीं है, ठीक है। इसके उनके जो भी एक्शंस होंगे लोकपाल के, उसके ऊपर कोई अपील हो नहीं सकती, ठीक है। स्टेट के पास कंप्लीट डिस्क्रिशन है लोकायुक्त के लिए, ठीक है, ओके। एंड सबसे महत्वपूर्ण पार्ट, इट विल बिकम इनइफेक्टिव आफ्टर 7 years ऑफ कमिटिंग क्राइम, ठीक है। ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। नो कंप्लेंट अगेंस्ट करप्शन कैन बी रजिस्टर्ड आफ्टर अ पीरियड ऑफ 7 years फ्रॉम द डेट ऑन विच द मेंशन ऑफेंस इज कमिटेड, ठीक है। तो मतलब 7 सालों के अंदर कोई कंप्लेन करेगा तो ठीक है, पुराने मतलब गड़े मुर्दों को उठाना नहीं है, ठीक है। आई होप दिस इज वेरी क्लियर दोस्तों, ठीक है। 2 साल का टेन्योर खत्म हुआ, उन्होंने एक वेबिनार ऑर्गेनाइज किया था which is known as bringing synergies in anti-corruption strategies, ये उन्होंने कोशिश करी थी, और ये है प्रिवेंशन इस का तरीका। I hope this is very clear to everyone. Thank you very much and all the best. Welcome to ProTalent, and we are talking about medical termination of pregnancy amendment bill 2021. My dear students, abortion must remain legal. Abortion is definitely not a nice thing to think about or discuss, and nobody wants to see more abortions. The idea of aborting an unborn fetus is decidedly unpleasant. However, women always have and always will continue to have this unplanned, unwanted pregnancy, and no government or group of men has the right to choose for women what they should do. Man cause women to be pregnant, but it is the woman who alone bears the pregnancy. And for so many years, unmarried women who became pregnant were jailed, humiliated. In some cultures, they were even killed. The unmarried pregnant woman brought shame on her family. Her child was labeled as bastard. No man would ever marry such a woman, and she would be turned out of her home, cut off, ostracized. Such women had no way to make a living and had to live in shame on streets. A bastard child in the old days was denied education, property, and was socially shunned. The father of the child, who is the cause of pregnancy, he lost nothing. So a woman who does not want to be shamed by the society and the shame of her family, ठीक है, in many cases the unmarried woman risks her life, her family, and all social positions if she gives birth. Even if abortion is illegal, it does not stop this woman from trying to abort. Some women drink poison, others throw themselves down the stairs. Some try to eat their stomach so hard that they will abort. If we talk about, you can say, in United States, by some around 1970s, ठीक है, the abortion was made legal, but before that, you can say, such women were found and paid for is illegal abortion. Thousands of women bled to death and died from the infections after this dangerous and unprofessional abortion. And if we make abortion illegal, this problem will continue.
दोस्तों, आप अखबार पढ़ते हैं, वहां पे आप हर बार देखते रहते हैं दैट hungry, neglected, abused children, all unwanted, they grow up in misery and they become miserable adults. At what cause? The cause is the abortion was not made legal. Okay, so here, these are the group of countries where it is prohibited. For example, if you talk about, let's say, Iraq, Philippines, Jamaica, Egypt, ऐसे बहुत सारे कंट्रीज है जहां पे ये क्लियरली प्रोहिबिटेड है. कुछ कुछ जगहों पे इट इज परमिटेड, बट टू सेव वुमेन्स लाइफ. ठीक है, सो दैट मीन्स दे हैव टू प्रूव अ लॉट. ठीक है, यहाँ पे अनवांटेड चाइल्ड को निकाल नहीं सकते हैं. अगर कोई मेडिकल प्रॉब्लम होगा तो ये आप निकाल सकते हो. दैट इज मैक्सिको, ब्राजील, वेनेजुएला. परमिटेड टू प्रिजर्व हेल्थ, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, पोलैंड, साउथ कोरिया. ठीक है दोस्तों, ये धर्म के ऊपर से, ठीक है, कहा जाता है कि एबॉर्शन, ठीक है, नहीं करना चाहिए. ओके, दिस इज वेरी प्रॉब्लमेटिक. ओके, धर्म की वजह से रोका जाता है. क्रिश्चियनिटी इस बात को बहुत प्रमोट करती है कि एबॉर्शन नहीं होना चाहिए. इस्लाम प्रमोट करता है कि एबॉर्शन नहीं होना चाहिए. हालांकि कुछ जैसे प्रोग्रेसिव नेशंस हैं, वो अलग अलग सोशल और इकोनॉमिक कारणों की वजह से इस तरीके का एबॉर्शन अलाउ करते हैं. विच मीन्स अनवांटेड चाइल्ड को अगर निकालना है, दैट इज रियली पॉसिबल. ठीक है, इंडिया, जापान, ब्रिटेन, ताइवान, उनमें से कुछ प्रोग्रेसिव नेशंस हैं. कुछ देशों में रशिया, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, इन जगहों पे ऑन रिक्वेस्ट किया जाता है और 12 वीक तक का वो अलाउड है. ओके, सो अनवांटेड अनलव्ड चिल्ड्रन आर टू बी रिमूव्ड. ठीक है, थ्रू एबॉर्शन. दोस्तों, एबॉर्शन कॉज लेस डैमेज इन द सोसाइटी देन द अनवांटेड एंड दिस अनलव्ड चिल्ड्रन. ठीक है, और इसीलिए इस कंटेक्स्ट में हमें समझना जरूरी है कि भारत में जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट बिल 2021 लाया गया, जो राज्यसभा में मार्च 2021 में पास हो गया. दोस्तों, इसके पहले का जो पुराना लॉ था वो 1971 का था. ठीक है, और उसके पहले अगेन से 1975 में एक बार अमेंड किया गया, 2002 में अमेंड किया गया. ओके, और यहाँ पे बदलाव ये आया कि पुराने लॉ के मुताबिक 12 वीक तक का प्रेगनेंसी was allowed to be aborted under the advice of a doctor. Same is continued in this new amendment. 12 से 20 वीक में 2 डॉक्टर की एडवाइस चाहिए थी, बोला अभी आपको एक ही डॉक्टर की एडवाइस चाहिए. 20 से 24 वीक में it was not allowed. Now we have reached to this number up to 24 weeks. ठीक है, abortion is allowed under the advice of 2 doctor and more than 24 weeks it is through a medical board के द्वारा ये किया गया. दोस्तों, अगर हम इस नए प्रपोज्ड अमेंडमेंट बिल के बारे में देखें, ठीक है, सॉरी पास्ट अमेंडमेंट बिल के एक्ट के बारे में देखें, ठीक है, तो ये अलाउ किया जाता है कि भाई अप टू 20 वीक अलाउ कर दिया. ये सुनो, एक ही मेडिकल प्रैक्टिशनर का ओपिनियन काफ़ी है. वाइल अगेन से 24 वीक्स तक इसको अलाउ कर दिया. ठीक है, दिस इज रियली अ वेरी क्रूशियल पार्ट. ठीक है दोस्तों, ये ज़रूरी है कि ये 24 वीक इज अ वेरी क्रूशियल टाइम पीरियड. ओके ओके, सो द नेम एंड द अदर पर्टिकुलर ऑफ वुमन whose pregnancy has been terminated shall not be revealed. That is also part of, you can say, this particular act. Okay, दोस्तों, अगर 24 वीक के बाद अगर कोई तरीके से, है ना, एबॉर्शन करना है, then it has to be done only and only through रीड्स. उसके बगैर हो नहीं सकता. रीड्स के द्वारा ही हो पाएगा और कोई तरीका नहीं है. ओके दोस्तों, इसके बेनिफिट्स क्या है? मैनी फीटल एबनॉर्मलिटीज आर डिटेक्टेड ओनली आफ्टर 20th वीक ऑफ प्रेगनेंसी. ठीक है, तो भाई नए नए प्रावधान लाने पड़ेंगे. मेडिकल टेक्नोलॉजी के द्वारा हमें 20वें वीक के बाद पता चलता है कि क्या से एबनॉर्मलिटी है. ये सुनो, इफ यू टॉक अबाउट रेप विक्टिम्स और डिसेबल और माइनर
उनको अनवांटेड प्रेगनेंसी हटानी है, ठीक है, तो ये उनके लिए फायदेकारक चीज है, ऐसा करना ही चाहिए। यस नो। एंड द बिल ऑल्सो अप्लाइज टू अनमैरिड वुमन, ठीक है। जो पुराना रिग्रेसिव क्लॉज था जहां पे अनमैरिड वुमन कुड नॉट आस्क फॉर एबॉर्शन, ठीक है, साइटिंग कॉन्ट्रासेप्टिव फेल्योर एज अ रीजन, ये नहीं बोल सकते। अब ये रीजन के बेसिस के ऊपर वो बोल सकते हैं। दे हैव राइट टू लीगली टर्मिनेट एन अनवांटेड प्रेगनेंसी, ये बहुत जरूरी हो जाता है दोस्तों। दिस इज द रिप्रोडक्टिव राइट्स ऑफ वुमेन, ठीक है। रिप्रोडक्टिव राइट्स ऑफ वुमेन आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उनके पास अधिकार होने चाहिए, अगर वो अधिकार नहीं है तो हालत काफी बिगड़ती है। ओके, आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू एवरीवन। चलिए ग्रेट दोस्तों, थैंक यू वेरी मच and all the best. Hello friends, welcome to ProTalent and we are talking about anti-defection law. My dear students, I'm sure you might have heard many times something in Pondicherry, Madhya Pradesh, Karnataka, Rajasthan, ठीक है, ये सब जगहों पे पूरी की पूरी state governments have been collapsed before the end of their term and this is primarily due to डिफेक्शन, ठीक है। भैया बहुत कोशिश करी जाती है कि पॉलिटिकल हॉर्स ट्रेडिंग ना, और इसीलिए इन 10th शेड्यूल, ठीक है, वी हैव कैप्ट दिस एंटी डिफेक्शन लॉ, ठीक है दोस्तों। ये 52nd अमेंडमेंट 1985 के द्वारा ये डाला गया था, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ताकि पॉलिटिकल डिफेक्शन ना हो, ठीक है। पॉलिटिकल डिफेक्शन का मतलब क्या हुआ? उसका यह मतलब हुआ कि कोई एमपी है या कोई एमएलए है, ओके, एमपी है या एमएलए है, जब वो अपनी से पॉलिटिकल एलिजियंस स्विच करता है, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल वो ओरिजिनली कोई एक पॉलिटिकल पार्टी ए से जीता हुआ था, जीतने के बाद, ओके, ठीक है, ही शिफ्ट्स टू अनदर पॉलिटिकल पार्टी बी, okay, then that is known as, you can say, defection, okay, then that is known as defection. दोस्तों एक डेमोक्रेसी में ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि भैया जिसकी मर्जी, उस बंदे की मर्जी कि भाई वो यहाँ पे जीता है, अब उसको यहाँ पे चला जाए, क्या प्रॉब्लम है? कोई दिक्कत तो है नहीं, ठीक है दोस्तों। वैसे तो दिक्कत होनी नहीं चाहिए, पर ओवरऑल जो सिस्टम है, ठीक है, कि लोग एक पॉलिटिकल पार्टी को उसके सिंबल के मुताबिक जिताते हैं, ठीक है। पीपल बिलीव दैट उसके जो पॉलिटिकल पार्टी है उसके आइडियाज, उसके विजन, उसके पीछे जाते हैं, यस और नो, ठीक है। और बाद में जब वो बंदा उस पॉलिटिकल पार्टी को छोड़ के किसी और पार्टी में चला जाता है, ठीक है, देन पीपल से कि लुक यू आर बिट्रेइंग अस, ठीक है, हमें नहीं पसंद आया क्योंकि हमने आपको वोट नहीं दिया था, ठीक है। मतलब आपको, मतलब जिस बंदे को, है ना, एक ऐसे बंदे को वोट नहीं दिया था, उन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टी को वोट दिया था। आज के ज़माने में ये समझना बहुत इजी है क्योंकि हमारे सामने एक ऐसे मोदी साहब की पार्टी है, मोदी साहब को वोट करते हैं, भले हमारे सामने आदमी कोई भी खड़ा हो। एट द एंड ऑफ द डे पीपल बिलीव दैट वी आर गिविंग, एक ऐसे, वोट टू अ पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है, ठीक है। दैट इज हाउ दी आइडिया। सो दिस आर, यू कैन से, पीपल हु आर डिफेक्टेड, ओके, 10th शेड्यूल में डाला गया है, ओके। तो पहले ये समझते हैं कि डिफेक्शन किस किस तरीके से हो सकता है, ओके। चलिए पहला प्रकार देखते हैं। कोई मेंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी है, ओके, एंड ही इज एमपी और एमएलए, ओके, ही बिकम्स डिस्क्वालिफाइड टू बिकम अ मेंबर ऑफ दिस हाउस, वेदर इट इज लोकसभा और राज्यसभा और विधानसभा या विधान परिषद, जब, यू कैन से, ही वॉलंटरली, ठीक है, गिव्स अप मेंबरशिप ऑफ, यू कैन से, पॉलिटिकल पार्टी, ओके। जब वो खुद अपनी पॉलिटिकल पार्टी का गिव्स अप, यू कैन से, मेंबरशिप ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है। या कभी पॉलिटिकल पार्टी ने व्हिप जारी करा है, ठीक है, जब पॉलिटिकल पार्टी ने व्हिप जारी करा है तब वो अपोजिट में वोट करे, या यू कैन से वो वोट करने से वी कैन से एब्सटेन कर जाए, ठीक है। प्रायर परमिशन लिया नहीं उसने पॉलिटिकल पार्टी से, ठीक है, और व्हिप फॉलो ना करे तो उसको डिफेक्शन बोला जाएगा। विच मीन्स
कोई मेंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी है, ठीक है, वो खुद ही अपने आप बोल दे कि भाई मैं इस पार्टी का मेंबर नहीं हूं, ठीक है, ओके, जैसे मध्य प्रदेश में हुआ था, ओके, वो भाई साहब ने जो ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब थे वो कांग्रेस को छोड़कर अगेन से बीजेपी में चले गए, ठीक है, सो दैट बिकम दी अगेन से डिफेक्शन, ओके, दैट इज वन. सेकेंड इज फॉर इंडिपेंडेंट मेंबर. अब इंडिपेंडेंट मेंबर के साथ क्या होगा, ठीक है, जो निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं, ठीक है, वो लोग क्या करेंगे, नाउ you can say when this person, ठीक है, is you can say supported by any political party, ठीक है, and he joins any political party, when he joins a political party, ठीक है, तो वो you can say डिफेक्शन माना जाएगा. कौन करेगा ऐसा, ऐसा तो कोई करेगा नहीं, वो तो बाहर से सपोर्ट कर लेगा, ऐसा बहुत कम होता है. नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, ठीक है, वो कैसे डिस्क्वालीफाई करा जा सकता है, ठीक है दोस्तों. You can say this nominated member becomes disqualified for being a member of House if he joins any political party after the expiry of 6 months, ठीक है, from the date on which he takes his seat in the House, ठीक है, भैया जिस हाउस में उसको सीट मिली, ओके, ठीक है, और उसके 6 महीने के बाद ज्वाइंस से कोई पॉलिटिकल पार्टी, तो वो डिफेक्शन माना जाएगा. उसके पास 6 महीने का टाइम है. 6 महीने में अगर वो ज्वाइन कर ले तो अलग बात है. ओके, आर देयर एनी एग्जम्पशंस? बिल्कुल, ठीक है दोस्तों. अगर हम बात करें कि एग्जम्पशंस किस किस प्रकार के मिलेंगे, दोस्तों एग्जम्पशन मिलेंगे जब मर्जर हो जाएगा. ओके ओके, सो फॉर एग्जांपल यू कैन से एक पॉलिटिकल पार्टी मर्जेस विथ अनदर पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है, मर्जर कैसे गिना जाएगा, when 2/3 of the member of the political party have agreed for such kind of merger, then उसको बोला जाएगा भैया एग्जम्पशन है आपके लिए. ओके, दूसरा है स्प्लिट हो जाना. ओके, कांग्रेस में से वी हैव तृणमूल कांग्रेस, ठीक है, वी हैव अ नेशनल कांग्रेस पार्टी एनसीपी, ठीक है, ऐसी बहुत सारी पार्टियां अलग अलग स्प्लिट हो गई थी, ठीक है. सो कोई पॉलिटिकल पार्टी में ही स्प्लिट हो गए, मेंबर ऑफ दैट लेजिस्लेचर ऑफ दैट पर्टिकुलर पार्टी, ठीक है, अपनी मेंबरशिप छोड़कर नई पार्टी बनाना चाहे, ये सनो, ठीक है, तो ये स्प्लिट गिना जाएगा. रिमेंबर, ये स्प्लिट 91st अमेंडमेंट के द्वारा अभी निकाल चुके हैं, ठीक है, ये निकाल चुके हैं. तो दोस्तों सवाल ये पैदा होता है कि जब ये डिफेक्शन के रिलेटेड अगर कोई लॉ दिया जाए, ठीक है, उसको डिसाइड करने वाला बंदा कौन होगा, ठीक है, हु विल बी द प्रिसाइडिंग ऑफिसर. दोस्तों द प्रिसाइडिंग ऑफिसर, ठीक है, फॉर एनी सच काइंड ऑफ केसेस वुड बी द स्पीकर ऑफ द हाउस, ठीक है. प्रिसाइडिंग ऑफिसर इज द स्पीकर ऑफ द हाउस. ओके, दिस इज हाउ द आइडिया इज. हाउएवर दी यू कैन से कॉन्स्टिट्यूशन में तो लिखा नहीं है कि, और 10th शेड्यूल में एक्सप्लिसिटली ये लिखा नहीं है कि कौन सी कोर्ट के पास पावर होगा, ठीक है. हाउएवर इन कियोतो वो होलोकेस जानशीलू केस 1992 के द्वारा सुप्रीम कोर्ट ने बोला दैट यू कैन से जो कोई भी कोर्ट, ठीक है, में जो जाने के बारे में बात हो रही है, ठीक है, वो गलत है, बराबर. एट द एंड ऑफ द डे इट इज प्रिसाइडिंग ऑफिसर हु इज अ फाइनल अथॉरिटी, और कुछ प्रॉब्लम हो गया देन यू कैन कम टू अस, दैट इज इन सुप्रीम कोर्ट. ओके, दिस इज व्हाट द आइडिया इज. ओके, नाउ यू कैन से कभी कभार यू कैन से लोगों को प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है, व्हेन यू कैन से दे आर मेंबर ऑफ सम पॉलिटिकल पार्टी एंड दे आल्सो आर हैविंग सर्टेन पोस्ट, ठीक है. कैसी पोस्ट होती है, ठीक है, जिसकी वजह से कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बोला जा सकता है, ठीक है. कभी कभार उसको बोला जाता है रेम्यूनरेटिव पॉलिटिकल पोस्ट. क्या बोलते हैं इसको? रेम्यूनरेटिव पॉलिटिकल पोस्ट बोलते हैं इसको, ठीक है. व्हाट हैपेंस इन अ रेम्यूनरेटिव पॉलिटिकल पोस्ट, ठीक है. सो दोस्तों कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के अंदर, ठीक है, अगर कोई बंदा लेकिन से उसको रेम्यूनरेशन मिलता है, ओके, दैट मीन्स गवर्नमेंट पब्लिक रेवेन्यू, मतलब पब्लिक का पैसा उनके ऊपर लगाती है, उसको वो सैलरी देती है, देन इट इज नोन एज रेम्यूनरेटिव पॉलिटिकल पोस्ट,
ठीक है. सो दैट इज वेयर मैनी टाइम्स conflict take place. ठीक है, many times conflict take place. However, दोस्तों ये चीज़ का ध्यान रखिएगा. ठीक है, ये जो एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में जब भी हम बात करते हैं तो ये दो महत्वपूर्ण केसेस होते हैं. एक है कियोतो ओलोआन का केस. ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने एंटी डिफेक्शन लॉ की कॉन्स्टिट्यूशनलिटी अपहेल्ड यहां से करी. ये सनो. ठीक है, और उन्होंने ये भी बोला दैट यू कैन से द प्रोविजन रिस्ट्रिक्ट्स द स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू. ठीक है, इस पर्टिकुलर चीज पे कोई जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता है, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ऐसा उन्होंने बोल दिया. ओके, तो उन्होंने बोला जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, ठीक है, ही विल एक्ट एज अ ट्राइब्यूनल. हाउएवर you can say the speaker you can say may be subjected for a judicial review under article number 32 and under article number 226. ठीक है, this is what Kyoto Holoan versus you can say Janchilu केस के अंदर हुआ था. Similarly another case Nabam Rebia versus Deputy Speaker of Arunachal Pradesh. ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस हो गया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लैरिफाई किया दैट स्पीकर्स डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमएलए. ठीक है, ओके, व्हेन अ मोशन फॉर हिज रिमूवल वाज पेंडिंग बिफोर द हाउस वाज अनकॉन्स्टिट्यूशनल. ठीक है, सॉरी, वाज कॉन्स्टिट्यूशनल, एक्सट्रीमली सॉरी. ठीक है, स्पीकर ने अगर एमएलए को डिस्क्वालीफाई किया है, ठीक है, ओके, तो अगर उसका रिमूवल मोशन पेंडिंग पड़ा है, ठीक है, कोई एमएलए का रिमूवल मोशन पेंडिंग पड़ा है, उसके पहले ही, ठीक है, स्पीकर ने उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल है, वो सही बात है. ठीक है, स्पीकर के पास ये पावर है कि इस तरीके से लोगों को हटा सकते हैं. ठीक है, सो दोस्तों ये एंटी डिफेक्शन लॉ में काफ़ी दिक्कतें भी है. ठीक है, काफ़ी दिक्कत है, बहुत बार डिले होता रहता है. देयर आर सो मेनी केसेस ऑफ अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, मणिपुर अभी भी अटक पड़े हैं. ठीक है, तो दैट वे इट इज रियली नॉट ओके. ओके, बट ओवरऑल अगर हम बात करें तो ये एंटी डिफेक्शन लॉ इज वेरी क्रूशियल फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है, इसको आयाराम गयाराम वाली सरकार भी बोलते हैं. आई होप द सेंटर आइडिया इज क्लियर इन योर हेड कि किस तरीके से ये काम होता है. ऑल द बेस्ट. Hello friends, welcome to ProTalent and we are talking about sedition law. Recently, Supreme Court has protected several leaders and journalists from arrest in multiple sedition FIR registered against them. दोस्तों, sedition, ठीक है, एक महत्वपूर्ण लॉ इन आवर कंट्री. ठीक है, जो सेक्शन 124A ऑफ IPC के द्वारा बनाया गया था. इट वॉज ड्राफ्टेड बाई थॉमस बेबिंगटन मैकॉले इन 1870. आईपीसी की धारा जो उन्होंने बनाई उसके द्वारा ये 124A के अंदर ब्रिटिशर्स ने ये बना के दिया. सेडिशन क्या डिफाइन करता है? दैट एवरी स्पीच और एक्सप्रेशन दैट ब्रिंग्स हेट्रेड टूवर्ड्स यू कैन से और कंटेम्प्ट or excites or attempts to excite disaffection towards government established by law. Okay, so क्या क्या करता है? It is hatred, okay, contempt, and the third thing is disaffection. Okay, now these are the very broad terms. Yes or no? ठीक है, ये अगर इनमें से कोई भी चीज कर दी तो इसको सेडिशन बोला जाएगा. ठीक है दोस्तों, सेडिशन का जो लॉ है, मतलब सेडिशन का जो क्राइम है, दैट इज नोन एज कॉग्निजेबल क्राइम. ओके, ठीक है, एंड इट इज नॉन बेलेबल. दोस्तों, द ऑब्जेक्टिव ऑफ यू कैन से सेडिशन लॉ इज टू ब्रिंग चिलिंग इफेक्ट्स, ठीक है, ऑन द पीपल, ऑन द कम्युनिटी, ऑन द सब्जेक्ट्स. ठीक है दोस्तों, ये समझना बहुत जरूरी है. ठीक है, क्यों चिलिंग इफेक्ट करना जरूरी है? तो क्योंकि अगर सोवरेन कंट्री के अंदर अगर सरकार को लोगों के ऊपर एक से रूल करना है, ध्यान से समझना, माइंडसेट क्या है. सरकार को लोगों के ऊपर रूल करना है तो लोगों को सरकार के खिलाफ कुछ नहीं बोलना चाहिए. सरकार को लोगों पे रूल करना है. हालांकि इन द टुडेज वर्ल्ड वी हैव अ डिफरेंट आइडिया. वी आर नॉट against having a government which is ruling on the people, but which is against a government which is ruled by law. Okay, so there is something called rule of law, और उस rule of law में there is no place of chilling effect. दोस्तों, ये समझना जरूरी है. ठीक है, सो
कॉग्निजेबल क्राइम का क्या मतलब हो गया? ठीक है दोस्तों, अगर कॉग्निजेबल क्राइम है तो यहां पे अगेंस्ट से कोई जुडिशियल अथॉरिटी के अप्रूवल के बगैर, ठीक है, सिंपली एक एफआईआर के ऊपर आप काम कर सकते हो। दैट इज नंबर 1। नॉन बेलेबल एक्यूज को कोई बेल मिलेगी नहीं, ये सुनो। सो दोस्तों, भारत में 19वीं और 20वीं शताब्दी के अंदर, दैट इज जब ये आईपीसी की धारा लग गई, उसके बाद भारत के बड़े बड़े अगेन से लीडर्स थे, उनके ऊपर ये धारा लगाई गई थी। वन ऑफ द वेरी फेमस केस वाज जोगेंद्र चंद्र बोस ऑफ 1891। ठीक है, वन ऑफ दी अगेन से फर्स्ट केसेस, ठीक है, जिन्होंने मतलब बांगोवासी नाम का न्यूज़पेपर के अंदर ही वॉज द एडिटर, अगेन से मिस्टर जोगेंद्र चंद्र बोस, और उन्होंने एज ऑफ कंसेंट बिल को क्रिटिसाइज किया था। ठीक है, कि भैया ये हमारे धर्म के खिलाफ है। उन्होंने लॉ को क्रिटिसाइज किया था और इसकी वजह से उनके ऊपर आरोप लग गया। ठीक है, सिमिलरली भारत के अंदर भी जब अभी रिपब्लिक डे वायलेंस हुआ या अगेन से जब सरकार के खिलाफ कुछ बोला जाता है, ठीक है, तो इनके ऊपर मतलब ऐसे लोगों के ऊपर, है ना, ये सेडिशन लॉ लगा दिया जाता है। सिमिलरली बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, ठीक है, शंकरलाल बैंकर, ठीक है, इन लोगों ने यंग इंडिया में कुछ आर्टिकल पब्लिश करे थे और वहां पे उसकी वजह से उनको दिक्कत हो गई। दोस्तों, सेडिशन क्यों लगाया जाता है? सेडिशन इसलिए लगाया जाता है क्योंकि एक सोवरेन नेशन के अंदर, ठीक है, अगर हम फ्रीडम ऑफ स्पीच दे देते हैं तो लोगों के पास ऐसा माना जाता है, ऐसा एज्यूम किया जाता है दैट दिस फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एज अ राइट गिव्स लाइसेंस टू स्प्रेड डिसअफेक्शन, ठीक है, अमॉन्ग द नेशन। ठीक है, इट कॉल्स फॉर वायलेंट रिवोल्यूशन टू ओवरथ्रो गवर्नमेंट like separate Khalistan movement, separate Kashmir movement, ठीक है, माओइस्ट मूवमेंट। ठीक है, तो ये सब चीजों की वजह से एक तरीके से देश के खिलाफ हो जाता है। इंडिया इज नॉट द ओनली कंट्री विच हैज अगेंस्ट सेडिशन लॉ। वी हैव यूएसए, वी हैव यूके, वी हैव कनाडा, वी हैव ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऐसे ज्यादातर सोवरेन कंट्रीज के अंदर इस तरीके के प्रावधान है जहां पे पीनल कोड लगाए गए हैं। ठीक है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बार अगेन से ये ऑब्जर्व किया दैट मियर पॉसिबिलिटी ऑफ मिसयूज ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कैन नॉट कॉल फॉर सेडिशन लॉ। ओके, रिमेंबर दिस सेडिशन लॉ अगेन से टू बी अप्लाइड अगेन से व्हेनेवर देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ वायलेंस। ठीक है, सो दोस्तों, आइडियली ये सेक्शन 124A ऑफ आईपीसी हैज टू बी अप्लाइड व्हेनेवर देयर इज एंटी नेशनल मूवमेंट विच आर हैपनिंग, और अगेन से सेसेशनिस्ट अगेन से मूवमेंट आर हैपनिंग, yes or no, or some terrorist activities are happening, okay, then you are applying, it is really okay. Okay, so primarily when there is an elected government, ठीक है, and people who are interested to overthrow the government with violence or illegal means, तब 124A लगाने की आवश्यकता पड़नी चाहिए। ठीक है, कब पड़ती है? वायलेंस या इलीगल मीन्स के द्वारा अगेन से गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करना। दोस्तों, लीगल मीन्स के द्वारा गवर्नमेंट को निकालना, लोगों को जाकर ये बोलना, हैशटैग लगाना दैट अगेन से मोदी साहब रिजाइन करे, ठीक है, तो वो कोई तरीके से अगेन से सेडिशन नहीं माना जाएगा। ठीक है, दिस इज वेरी क्रूशियल। दोस्तों, there are so many people who are saying that 124A is basically a big constraint on the legitimate exercise of constitutionally guaranteed freedom of speech and expression, which is given in article number 19. ठीक है, उसको रोकने का एक बहुत भारी भरकम परेशानी का रूल है। दोस्तों, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना, गवर्नमेंट के अगेंस्ट dissent, मतलब we are not agreeing with it, which is an essential ingredient of any vibrant democracy. ठीक है, उन चीजों को सेडिशन नहीं बोलना चाहिए। राइट टू क्वेश्चन, राइट टू क्रिटिसाइज, ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। राइट टू क्वेश्चन, राइट टू क्रिटिसाइज,
ठीक है, ओके, राइट टू चेंज रूल्स, ठीक है, ओके, दिस इज फंडामेंटल टू एनी डेमोक्रेसी। यहाँ पे जो टर्म है डिसअफेक्शन, ये बहुत वेग टर्म है, ठीक है, ये अलग अलग इंटरप्रिटेशन लाके देता है और इसी की वजह से वो मिसयूज किया जाता है। मिसयूज करने का एक और कारण है कि सेडिशन लॉ लगाने का मेजर ऑब्जेक्टिव है कि सोसाइटी में लोगों के ऊपर चिलिंग इफेक्ट हो जाए। चिलिंग इफेक्ट का मतलब है कि लोग एक बंदे के ऊपर एक्शन किया जाए तो उसके डर से बाकी लोग वो एक्शन ना करें। यस और नो, दैट इज द मीनिंग ऑफ चिलिंग इफेक्ट। ब्रिटिशर ने ये इंट्रोड्यूस किया था इंडियंस के ऊपर क्योंकि वो इंडियन को ऑपरेस करना चाहते थे, ठीक है। अब इंडियंस तो भैया अपना खुद का रूल है, ठीक है, अब हम किसी के अंडर में थोड़ी है, तो इसकी वजह से ये सेडिशन होना तो नहीं चाहिए। ये सुनो, आईपीसी और अनलॉफुल एक्टिविटीज एंड प्रिवेंशन एक्ट, दैट इज यूएपीए, ठीक है, उनके पास इस तरीके के लॉ है जहां पर हम ये बोल सकते हैं कि पब्लिक ऑर्डर को डिसरप्ट करना या गवर्नमेंट को वायलेंट और इलीगल मीन्स के द्वारा ओवरथ्रो कर देना, अगर इस तरीके के लॉ अवेलेबल है, isn't it sufficient to have those laws and remove this sedition? I think it is really needed, okay, ठीक है दोस्तों। इंडिया का एक कमिटमेंट है, वी हैव ऑलरेडी मेड अ कमिटमेंट टू इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल लिबर्टीज, ठीक है, और पॉलिटिकल राइट्स, नॉट लिबर्टीज बट राइट्स, ICCPR, जिसको हम एक तरीके से कमिट कर चुके हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमने बोला वी आर गोइंग टू मेक अ वेरी हाई स्टैंडर्ड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, and when we have this sedition law which are inconsistent to this, दोस्तों over a period of time भारत देश के अंदर, ठीक है, सेडिशन लॉ के ऊपर बहुत सारे केसेस आए। some of them have become landmark cases। 1962 का केदारनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का केस, ठीक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को एक अप्रूव किया दैट द सेडिशन इज कॉन्स्टिट्यूशनल, ओके, इस बात को उन्होंने अप्रूव किया, बट दे सेड इट इज लिमिटेड टू इट्स एप्लीकेशन, ठीक है, जहां कहीं, ठीक है, पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्बेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर या इंसाइटमेंट ऑफ वायलेंस होता है, वहीं पे सेडिशन लगाना चाहिए, नॉट मियरली सर्टेन टर्म्स ऑफ द पीपल टू बी अप्लाइड एज सेडिशन। यस और नो? सो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे डिसऑर्डर के बारे में बात हो रही है, डिस्टर्बेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर के बारे में बात हो रही है, इंसाइटमेंट ऑफ वायलेंस के बारे में बात हो रही है। सिमिलरली इन अनदर केस कॉल्ड बलवंत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब इन 1995, रिमेंबर ये सब अलग अलग स्टेट्स ने भी लगाए हैं, ऐसा नहीं है कि इट इज ओनली दिस मोदी गवर्नमेंट इज डूइंग इट, ओके, ठीक है, every government has tried to take this thing in their control, okay। So Supreme Court held that mere sloganeering, अगर आप सिर्फ स्लोगनियरिंग करते हैं, मतलब आप सिर्फ स्लोगन देते हो, ठीक है, ओके, और वहां से वायलेंस नहीं होता है, ठीक है, एंड देयर इज नो पब्लिक रिस्पॉन्स, ठीक है, then it is not a sedition, okay, this is very important। कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2016 के केस के अंदर, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने वापस रिट्रेट किया केदारनाथ सिंह का केस, जहां पे बोला कि भैया सभी अथॉरिटीज को, ठीक है, केदारनाथ केस का डिक्टम फॉलो करना चाहिए, अपनी मनमर्जी से नहीं करना चाहिए, ये सुनो, ठीक है, एंड सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे इश्यू को रीओपन करने की कोशिश नहीं करी, ये सुनो, उसको रीओपन करने की कोशिश नहीं करी। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर देखा जाए तो पिछले कुछ सालों में, ठीक है, सेडिशन के केसेस बहुत बढ़ने लगे। इट इज यू से रोज बाय मोर देन यू से 28% पर एनम के रेट से ये बढ़ने लगा पिछले 5 सालों में, ठीक है। सो दैट वे टर्न आउट बी रियली अ वेरी चैलेंजिंग वन, ठीक है। सो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली सेडिशन का मुद्दा क्या है। डेफिनेशन ऑफ सेडिशन शुड बी नैरो डाउन, ठीक है। हम हमारे देश की सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, पर हमारे देश में सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी के अलग अलग मतलब होते हैं। किसको सोवरेन बोला जाए, हिंदुत्व को इंटीग्रिटी बोला जाए, नहीं बोला जाए, ये अपने आप में एक बड़ा मुद्दा है, ठीक है। देयर शुड बी क्लियर प्रोसीजरल गाइडेंस,
ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कोई प्रोसीजरल गाइडेंस नहीं है, ठीक है, एंड देयर मस्ट बी वेरी हायर स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ टू बी अप्लाइड व्हेन यू आर गोइंग फॉर कन्विक्शन। एक मैलिशियस कंप्लेंट के ऊपर किसी को सेडिशन में डाल देना गलत बात है। आप चिलिंग इफेक्ट देना चाहते हैं, उसकी वजह से लोगों को अंदर डाल दो, गलत बात है, ठीक है। सो सुप्रीम कोर्ट इस बात को सही तरीके से लेती है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अब with the against help of new Chief Justice of India, ठीक है, judiciary should take up sumo to check on this kind of against sedition cases, और जहां कहीं वो baseless दिखता है उसको quash कर देना चाहिए, and this is very crucial. Okay, I hope this is very clear to everyone. All the best.